क्वेश्चन नंबर 8 होगा। तो आज की डेट लगाओगे। हमें सीखना है सेल्स का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर मैं सेल्स को कंबाइन करता हूं, जैसे हमने कैपेसिटर्स को कंबाइन किया था, रेजिस्टेंस को कंबाइन किया, 11th क्लास में हमने स्प्रिंग्स को कंबाइन किया था, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि सेल अलग अलग है, मतलब ईएमएफ अलग है, इंटर रेजिस्टेंस अलग है, और दूसरा ऑप्शन है कि सभी सेल्स एक जैसे हैं, आइडेंटिकल। तो क्या अंतर आएगा वो हम समझेंगे। तो अगर सेल अलग अलग है तो तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ दो सेल को कंबाइन करना है, और सेल आइडेंटिकल है तो n सेल्स। हालांकि वो एनसीईआरटी में नहीं है पर सिलेबस में है, यानी वो नोट से ही देखना होगा तुमको, डेरिवेशन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। और दो सेल वाला वो एनसीईआरटी में है। तो इसमें पहला केस देखते हैं। टू डिफरेंट सेल्स, अगर दो अलग अलग सेल्स हैं उनको कंबाइन करना है तो क्या तरीका है? या तो मैं जोड़ सकता हूं सीरीज में, और या फिर मैं जोड़ सकता हूं पैरेलल में। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पहला सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। दूसरा सेल या तो इसको सपोर्ट करते हुए जुड़ेगा या इसके अपोजिशन में जुड़ेगा। अगर सपोर्ट करते हुए जुड़ रहा है प्लस माइनस, तो टर्मिनल ए और बी के बीच इनका ईएमएफ ऐड हो जाएगा। ए का भी फर्स्ट पार्ट सपोर्ट में। तो अगर मैं एक ही सेल दिखाऊं टर्मिनल ए और बी के बीच, जिसको मैं ये मान रहा हूं कि इसका इक्विवेलेंट है, जिसका ईएमएफ है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R, तो डायरेक्टली तुम लिख सकते हो कि यहां पर ये जो E होगा, E1 और E2 की टर्म्स में कितना होगा, जिसे पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है सीरीज में, वैसे ऐड भी हो जाएगा। तो तुम लिख सकते हैं E1 प्लस E2। जो R इक्विवेलेंट होगा ये होगा R1 प्लस R2। ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, मतलब डेरिवेशन के नाम पर पूछा ही नहीं, ये नहीं पूछते। एनसीईआरटी में दिया हुआ है छोटा, इसको भी डिराइव किया हुआ है, 2-3 स्टेप और बढ़ेंगे। इसमें सेकंड केस अगर मैं लेता हूं, ये सेल्स एक दूसरे के अपोजिशन में मुंह फेर के खड़े, नाराज, तो एक दूसरे की पावर को कम करेंगे। E1 R1, E2 R2। तो अब जो इक्विवेलेंट बनेगा E एंड R, सपोज जानकारी तुम्हें दी गई है E1 इज ग्रेटर देन E2, तो किसकी चलेगी? जो ज्यादा पावरफुल होगा। सो E इक्विवेलेंट इज E1 माइनस E2। हालांकि रेजिस्टेंस का काम है अपोज करना, डायरेक्शन का उस रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो रेजिस्टेंस का काम अपोज करना, वो अपोज करेगा। तो ये क्या होगा? R इक्वल टू R1 प्लस R2।
पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पहला सेल E1 R1, दूसरा सेल E2 R2। सेम फैशन या सेम पैटर्न in between A and B। equivalent, एक ही सेल EMF E, internal resistance R। क्या रिलेशन हो? आर्क बताना डायरेक्टली पॉसिबल है। हम जानते हैं रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होता है तो R1 R2 upon R1 plus R2, so R equivalent is R1 R2 upon R1 plus R2। EMF के लिए तुम्हें डेरिवेशन करना होगा, तब तुम एक फॉर्मूला कंक्लूड कर पाओगे। जो इक्विवेलेंट EMF होगा यहां पर वो होगा E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2। अभी तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है कि ये कैसे आएगा। पहले तो तुम्हें खुद ट्राई करना है, खुद से कोशिश करनी। नहीं कर पाओगे, आधे पेज की जगह छोड़नी अभी, और इसका डेरिवेशन देखना है। एनसीईआरटी से 2 नंबर में आता है। रेफर एनसीईआरटी, मैं नहीं करवा रहा हूं डायरेक्ट। फॉर डेरिवेशन 2 नंबर। आइडिया जनरेट करके देखो क्या करना चाहिए, कैसे हो पाएगा। पैरेलल में क्या डिवाइड होता है? करंट। तो अगर यहां से I1 करंट आ रही है, यहां से I2 आ रही है, दोनों मिलाकर नेट करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2। अगर वो करंट सिर्फ एक ही सेल को देनी है तो I होगा E बाय R, I1 होगा E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R। ऐसे कोशिश करके देखें। तो ये मैं नहीं करवा रहा डायरेक्टली रिजल्ट दिखा मैं। ये हमने पहली कंडीशन देखी। अगर कंडीशन चेंज हो जाए, सेकेंड मान लो ये रिवर्स फैशन में लगे हुए हैं। अभी तो कैसे लगे हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ जुड़ा है, नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ जुड़ा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको भी कहते हैं। और अगर ऐसे कर दिया जाए टर्मिनल्स ए और बी के बीच 2015 के जो 8 रीजन के 8 अलग अलग पेपर आए थे उनमें ये सिचुएशन अवेलेबल थी। R1 R2। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे इसमें? सिंपली हमको क्या करना है, जो अपोजिट सेल्स में उसका साइन नेगेटिव कर दिया। आर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर एस सेम, चाहे ये केस हो चाहे ये केस। फर्क पड़ेगा ई में। नाउ ई बिकम्स E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2।
ये अंतर आएगा। ये हमने डिस्कस किया जब डिफरेंट सेल्स, दो अलग अलग सेल। अब मान लो आइडेंटिकल सेल्स है, जब हमने दो डिफरेंट सेल्स लिए तो हमने इक्विवेलेंट निकाला एक्चुअल में। आइडेंटिकल सेल्स लेंगे तो हम इक्विवेलेंट नहीं निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ऑफसेट, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर एक जैसे सेल है तो कब सीरीज में जोड़ना यूजफुल होगा हमको, कब पैरेलल में जोड़ना यूजफुल होगा, और एक तीसरे कॉम्बिनेशन उसको भी यूज करेंगे। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग, कुछ को सीरीज में जोड़कर ऐसी कई सीरीज को पैरेलल में जोड़ेंगे। तो कब कौन सा कॉम्बिनेशन यूजफुल होगा वो हमें पता करना है। और कॉम्बिनेशन यूजफुल होने की डेफिनेशन ये है कि उस कॉम्बिनेशन से अगर करंट ज्यादा मिलती है तो वो यूजफुल है, और करंट ज्यादा नहीं मिलती है तो यूजफुल नहीं है। तो करंट पर डिपेंड करेगा सब कुछ। तो इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, और ये वाला तो तुम्हें डिराइव खुद करना है, मैंने खाली रिजल्ट लिख के तुम्हें बताया। सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, सेकंड, सेम सेल्स। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है जो अब मैं करवा रहा हूं, पर सिलेबस में है क्वेश्चन। सेम सेल्स, सेम सेल्स को सीरीज में जोड़ सकते हैं। सीरीज में जोड़ा, लिखोगे लेट स्मॉल n identical cells, let small n identical cells each of EMF E and internal resistance small r, each of EMF E and internal resistance small r are connected in series, are connected in series to supply current। सीरीज में जुड़कर ये क्या कर रहे हैं, करंट भेज रहे हैं, टू सप्लाई करंट। किसको, एक अलग से हमने रेजिस्टेंस बना रखा है, to supply current to external resistance capital R, supply current to external resistance capital R as shown, जैसा डायग्राम में दिखाया है। तो डायग्राम बनाओगे, पहला सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल, कम से कम 3 सेल तो शुरू में बनाने होंगे, फिर डैश लाइन, और लास्ट में nवां सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सब मिलकर करंट भेज रहे हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, हर एक का EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। दिस इज द सिचुएशन। माना कि वो जो करंट है वो I है, तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कॉम्बिनेशन कब काम का है, इन सिचुएशंस में। फेवरेबल सिचुएशन क्या होगी, जब ये करंट होगी मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। तो हमने रिसेंटली करंट के लिए एक फॉर्मूला सीखा, करंट इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सीखा था, अभी डेरिवेशन किया था, ई वी आई आर आर, इनमें रिलेशन था, उसी को यूज करें। सीधे मैथमेटिक्स पे आ जाओ। ये I इक्वल टू टोटल ईएमएफ, ये कितने सेल्स है यहां मेंशन करो, n सेल्स। E E E सब सपोर्ट में तो n टाइम्स, तो नेट ईएमएफ हो गया, टोटल ईएमएफ इज NE। टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो कैपिटल R तो दिख ही रहा है, उसके अलावा स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस n टाइम्स है ना। दो सिचुएशन
सिचुएशन हो सकती है। सेल अगर बिल्कुल नया है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। बच्चा दुनिया में आया तो उसके मन में कोई कुंठाएं, ग्रंथियां कुछ नहीं बनी हुई है, कुछ भी उसके पूर्वाग्रह नहीं है, मतलब वो कुछ खुद से सोच कर परेशान नहीं हो सकता। सेल नया है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। जैसे जैसे सेल पुराना होता जाता है वैसे वैसे टाइम के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, यूज के साथ टाइम के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि सेल से मिलने वाली करंट नेग्लिजिबल हो जाती है। बुढ़ापे में आप आके बोलते हैं ना सटिया गए, तो स्थिति हो जाती है कि अब वो किसी के काम के नहीं रहते, खुद की ही वजह से वो इतने परेशान रहते हैं, शरीर की वजह से, विचारों की वजह से तालमेल नहीं हो पाता है, सोच अलग रहेगी, पीढ़ी का अंतर आ जाता है। तो वर्तमान परिस्थितियों के साथ जो लोग तालमेल, एक्सेप्शंस आर देयर, जो लोग तालमेल नहीं बिठा पाते वो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि वो परेशान रहते हैं। तो कुछ भी आउटपुट उनसे नहीं मिल सकता, उनसे कोई अच्छे काम की उम्मीद तुम नहीं कर सकते, या कुछ प्रोडक्टिविटी होगी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो सेल बेकार हो जाता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है टाइम के साथ। तो पुराना सेल हम ये मान के चले उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, नया सेल हम ये मान के चले उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है। तो दो सिचुएशन है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है। इफ कंडीशन अलाइनमेंट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR इज वेरी मच ग्रेटर देन कैपिटल R, ऐसा कब होगा जब पुराने होंगे सेल या नए होंगे? पुराने, ज्यादा है ना। देन करंट कितनी फ्लो हुई? मैंने कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर दिया, N ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, I इक्वल टू E/R। अब तुम सोच के देखो, एक सेल है तो करंट देगा E/R, दो सेल है तो भी E/R, तीन है तो भी E/R, N है तो भी E/R। करंट बढ़ नहीं रही है, सेम। तो सीरीज में जोड़ने का कोई फायदा है नहीं है। बट दूसरी सिचुएशन, इफ NR is very much less than capital R, मतलब सेल कैसे नहीं, then I equal to अभी हो जाएगा N times E by capital R, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। एक सेल करंट देगा E by capital R, दो देंगे 2E/R, तीन देंगे 3E/R, N देंगे, करंट बढ़ रही है। तो प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में तुमको पता है, जो भी हम सेल रिमोट में, खिलौनों में, टॉर्च में लगाते हैं, कॉम्बिनेशन कैसा होता है? सीरीज होता है। देखने में तुम्हें ऐसा दिख सकता है कि एक सेल ऐसे, एक सेल उल्टा उसके बगल में लगाया है, बट एक्चुअली यहां से अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहां से नेगेटिव आउटपुट ले रहे हैं, और ये नीचे दोनों एक मेटल की पत्ती से पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ा हुआ है। तो वास्तव में बनता क्या है? पॉजिटिव यहां से मिला, नेगेटिव यहां से मिला, सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है, भले वो सेल ऐसे लगे हुए दिख रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लगाते हैं ज्यादातर नए सेल्स, और हमारे पास जितने भी एग्जांपल्स है वो सब सीरीज कॉम्बिनेशन के। घर में जहां भी हमने सेल लगाया, कहीं पर भी लगाया, कैसे लगाया? सीरीज में लगाया। इसमें दूसरी कंडीशन, यहां तो क्या हो रहा है, पहली कंडीशन में सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मान लो ऐसा नहीं है, कुछ सेल उल्टे लग गए, गलती से कुछ सेल उल्टे लग गए, रिवर्स। Let n cells, n की जगह m ले लो, m for monkey, m cells are connected in reverse polarity। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? करंट नहीं निकालना, मैं सिर्फ
इनिशियल अप्रोच यहां तक छोड़ रहा हूं, नेट ईएमएफ कितना हो जाए इक्वल टोटल कितने सेल्स से n, तो ईएमएफ कितना होना चाहिए था एनी। अब m सेल उल्टे लग गए हैं, मान लो टोटल n सेल थे, 2 सेल उल्टे लग गए, न्यूमेरिकल डेटा से निकालते हैं थ्योरेटिकल रिजल्ट, 2 सेल उल्टे लग गए, तो एक तो वो 2 ईएमएफ कम हो गया उनका, पर वो उल्टे लगे तो अपोज भी कर रहे, रूलिंग पार्टी से 2 मेंबर छोड़कर अपोजिशन में चले गए, तो नुकसान कितने का हुआ, 2 का कि 4 का, 4 का, क्योंकि एक तो 2 कम हो गए और दूसरा वो अपोजिशन में चले गए, तो 4 के बराबर लॉस हुआ, समझ गए। तो अगर 2 सेल उल्टे लग जाएंगे तो आएगा n-4e, तो अगर m सेल उल्टे लग गए तो ne माइनस ट्वाइस ऑफ m इंटू e। क्लियर? आगे की प्रोसेसिंग सेम, 2 तरह से क्वेश्चन बनता है, एक तो न्यूमेरिकल डेटा दे दिया 2 सेल उल्टे लग गए करंट निकालो, एक ऐसे बोला कि कुछ सेल उल्टे लग गए हमें नहीं पता कितने लगे उल्टे, नेट ईएमएफ इतना आ रहा है, तो बताओ कैलकुलेट करके कितने सेल उल्टे लग गए, तो इक्वेशन बनाकर अननोन रख के उसको कैलकुलेट कर लें। उल्टे अगर ज्यादा लग गए यूं, जनरल सिचुएशन लेके चल रहे हो, तो अगर मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स यूज करता हूं तो ये चीजें हमें डराने लगती हैं, वेक्टर्स है, मोड है या कुछ भी है, जैसे या कैलकुलस आ जाती है कहीं पर। फिजिक्स में अगर मैं मैथमेटिक्स ज्यादा यूज करता हूं, बिल्कुल सिंपल बना के चल रहे हैं, तो मैं नहीं समझता उसकी जरूरत है अननेसेसरी। कोई तो में से 5 बच्चे भी ऐसे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सिंबल लगाया, तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग, डर स्टार्ट होता है यहाँ से। अभी इनिशियल लेवल पर डरना नहीं किसी को भी, तो फिजिक्स में हम मैथमेटिक्स की कोई बात करेंगे नहीं, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स पे चलेंगे, थोड़ा सा भी हाई लेवल पे नहीं जाएंगे। सेकेंड केस पैरेलल, पैरेलल में जोड़ा, कोई लैंग्वेज नहीं लिख रहे आपकी बार, अंडरस्टूड है। सेल है कितने, n की बजाय मान लो m है, m सेल्स को हमने पैरेलल में जोड़ दिया, सीधे सर्किट बनाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, डैश लाइन, कम से कम 3 डैश लाइन और m1 सेल, सब मिलकर करंट भेज रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R को करंट फ्लो रही है I, हर एक का ईएमएफ E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, M सेल्स, Suppose these terminals are A and B. हर एक का एक टर्मिनल A पर जुड़ा है, दूसरा B पर जुड़ा है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीधे मैं करंट कैलकुलेट करता हूं अगर, तो मैं जानता हूं पैरेलल में वोल्टेज में कोई फर्क नहीं आता, पैरेलल में तो सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो भले ही M सेल है पर नेट ईएमएफ कितना रहने वाला है, E ही रहेगा, M टाइम्स E नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। तुम चाहो तो घड़ी में 2 पेंसिल सेल पैरेलल में पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव जोड़ के लगा दो, तो भी घड़ी चलेगी, घड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा, 3 वोल्ट नहीं मिलेगा, 1.5 ही मिलेगा। टोटल रेजिस्टेंस में कैपिटल R तो है ही सही,
और ये सब जब पैरेलल में जुड़ते हैं आर 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 एम टाइम्स पैरेलल में आके, तो रेजिस्टेंस आर बाई एम कम हो जाता है पैरेलल में। 10-10 ओम के 10 रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दोगे तो इक्विवेलेंट 1 हो 10/10। तो ये हो गया स्मॉल आर अपॉन एम। फिर हमारे पास दो कंडीशन है, इफ आर बाई एम इज वेरी मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब सेल कैसा है, पुराना कि नया, तभी रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि एक्सटर्नल से बहुत बड़ा। देन I इक्वल टू क्या मिलने वाला है, M टाइम्स E बाय R। एक सेल से करंट मिलेगी E बाय R, दो सेल से 2E बाय R, M सेल से फायदा हुआ, पुराने सेल तो पैरेलल में जोड़ने पर फायदा होगा। बट इफ R by M is very much less than capital R, then अभी हम देखें तो ये नेग्लिजिबल है। अब तुम एक सेल जोड़ो चाहे दो जोड़ो चाहे M जोड़ो, करंट जितनी एक सेल देगा उतनी देगा। तो नए सेल जो है उनको पैरेलल में जोड़ने पर कोई फायदा नहीं है, पुराने सेल अगर है तो पैरेलल में जोड़ने पर फायदा है। एनी प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन डे टू डे लाइफ से जो तुम्हें याद हो, जब तुमने सेल्स को पैरेलल में जोड़कर यूज किया, एनी एग्जांपल्स? कहीं ऐसी कोई घटना, कोई ऐसा इंसिडेंस तुम्हारे जीवन में घटा जहां पर तुमने सेल्स को पैरेलल में जोड़ते हुए देखा किसी को या खुद जोड़ा? बहुत रेयर केस होते हैं। हाँ बोलो। रिचार्जेबल बैटरी में पैरेलल में जोड़ के क्या किया तुमने? चार्ज किया पैरेलल में जोड़ के, उससे क्या फायदा हुआ? दो सेल एक साथ चार्ज कर लिए, ठीक है, चार्जिंग टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि करंट डाइवर्ट हो जाएगी। पैरेलल में जोड़कर करंटली कभी सेल्स देखो, पहले के टाइम में अगर गाड़ी की बैटरी एग्जॉस्ट हो गई, 4-5 साल चलती थी पहले, 4.5 साल, आजकल जो बैटरी आती 7 साल चल जाती है। कार में, बस में, ट्रक में, गाड़ी की बैटरी एग्जॉस्ट हो गई, बस स्टार्ट नहीं हो रही, अब क्या करना पड़ता था? ड्राइवर बोलता उतरो, धक्का मारो, ठीक है। पहले के टाइम में जो एम्बेसडर और फिएट आती थी वो भी धक्का मारने से स्टार्ट हो जाती थी। बैटरी की ज्यादा परवाह नहीं करते थे लोगों को, धक्का मारने के लिए कोई ना कोई मिल जाएगा, जब पैसे आएंगे जब बदलाएंगे, थोड़ी और चल जाएंगे। अभी आजकल की जो गाड़ी है वो धक्का मारने से स्टार्ट नहीं होगी, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, इंजन अलग तरह के। अब जो इंजन है उसको बोलते हैं MPFI, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उसमें। अगर बैटरी एग्जॉस्ट हो गई तो फिर एक ही तरीका है, किसी दूसरी गाड़ी को रोको, उसकी मेटल की बॉडी से अपनी गाड़ी की मेटल की बॉडी को कनेक्ट करो, या तो क्योंकि मेटल की बॉडी से बैटरी का नेगेटिव जुड़ा होता है, और एक वायर लो कहीं से, जंपर कहते हैं उसको, उस गाड़ी की बैटरी के पॉजिटिव से अपनी गाड़ी के बैटरी का पॉजिटिव उस वायर से जोड़ो, दोनों बैटरी कैसे आ गई? पैरेलल में। अब सफिशिएंट करंट मिल जाएगी मोटर को स्टार्ट करने के लिए, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब तब तक बंद नहीं करनी है जब तक कि ऐसी जगह नहीं पहुंच जाते जहां पर हम बैटरी चेंज कराना, ये तो वापस से ही प्रोसेस करना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि ठीक है बैटरी में थोड़ी जान होती है, वो 1-2 बार स्टार्ट करने लायक चार्ज हो जाती है, पर रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। तो हमने क्या यूज किया? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पुरानी बैटरी को स्ट्रेंथन करने के लिए। दो पुरानी बैटरी मिलकर ज्यादा करंट दे सकती। फिजिक्स लैब में आगे तुम पढ़ोगे, जब पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट करेंगे 2 लेक्चर बाद, पोटेंशियोमीटर लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट कई बार ऐसा होता है कि गैल्वेनोमीटर में हमें जीरो डिफ्लेक्शन देखना होता है, बैलेंस कंडीशन निकालनी होती है, पर गैल्वेनोमीटर तो एक ही साइड में डिफ्लेक्शन दिया जाता है, यानी वन साइडेड डिफ्लेक्शन आ रहा होता है। तो अगर वन साइडेड डिफ्लेक्शन आता है तो जीरो आने की कोई संभावना नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं,
उसके मेन सर्किट में, प्राइमरी सर्किट कहते हैं उसको, उसके मेन सर्किट में एक और बैटरी लगाते हैं पैरेलल में। उसका कारण होता है कम करंट दे पा रहा होता है, इसलिए वन साइडेड आता है। तो अभी समझ में नहीं आएगा, जब पढ़ाऊंगा तब मैं इसको वापस लिंक कर दूंगा। घर में इन्वर्टर में मान लो बैटरी का बैकअप कम हो गया। एक्चुअल में क्या होता है, इन्वर्टर में जो बैटरी लगाई है 5.5 से 6 घंटे होता है बैकअप। नई बैटरी अगर हमने लगाई इन्वर्टर में तो बैकअप होता है 5.5 से 6 घंटे। समय के साथ ये बैकअप कम होता जाता है। बैकअप का मतलब बिजली जाने पर इन्वर्टर अप्लायंसेस को कितनी देर चलाएगा, जितनी उसकी बैटरी में पावर है उतनी देर चलाएगा। जब ये बैटरी बैकअप घटते घटते 5-10 मिनट पे आ जाता है, 10 मिनट 5 मिनट पे आ जाता है, तब अब जरूरत होती है हमें बैटरी चेंज करनी। तो मान लो तुम्हारे घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है उसका बैकअप 5 मिनट 10 मिनट रहेगा। तुम बाजार में गए, दुकानदार से पूछा नई बैटरी कितने रुपए की दोगे, उसने 2 बैटरी तुम्हें दिखाई। एक बैटरी उसने बोला इसकी वारंटी है 3 साल और ये बैटरी है 6,000 रुपए की। दूसरी बैटरी 9,000 रुपए की, इसकी वारंटी है 5.5 साल। ठीक है, ट्यूबुलर है। तो आप ले लो जो बैटरी चाहिए। तुमने बोला है तो कुछ ज्यादा है, कम करो। तो उसने बोला ठीक है, आप जो पुरानी बैटरी जो आपके किसी काम की नहीं है वो वापस दोगे मेरे को, तो मैं 1,000 रुपए कम कर दूंगा उस बैटरी। पुरानी बैटरी के 1,000 रुपए कम हो जाते, प्रैक्टिकल डेटा बता। तो तुमने कहा ठीक है, पर अभी तो जो है इस महीने में तुमने देखा बजट में अभी गुंजाइश नहीं है। थोड़ा सोच विचार के उल्टा तुमने ऑफर दे दिया दुकानदार को। तुमने बोला मैं आपको 1,000 रुपए देता हूँ, एक पुरानी बैटरी आप मेरे को दे दो, फिलहाल अगले महीने या उसके अगले महीने मैं आकर नई बैटरी ले जाऊंगा बाद में जब मेरे पास पैसा है। तो पुरानी बैटरी ले आए तुम दुकानदार से 1,000 रुपए देकर, और पुरानी बैटरी को लाकर इस बैटरी के साथ पैनल में लगा दिया। क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आधा हो गया, करंट डबल हो गई, बैकअप बढ़ गया। तो पुराने सेल से अगर तुम कुछ निकालना चाहते हो, और अब क्या होगा बाद में, अब बैटरी की कीमत तो होती रहेगी। अब तुम 2 बैटरी उसको वापस करोगे 2,000 कम हो जाएंगे तुम्हारे। बैटरी जब यूज हो जाती है तो भी उसके अंदर जो कंटेनर है और जो लेड है और जो मेटल का स्ट्रक्चर रहता है उसकी कुछ कीमत होती है और वो फिक्स है। फूकी हुई बैटरी की कीमत 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए तो लेस होना ही होना। तो नुकसान तुमको कुछ भी नहीं हुआ, फिजिक्स यूज करके तुमने काम चला लिया। इसी तरह से जब भी हम पुरानी बैटरी से कुछ निकालना चाहेंगे तो हम कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में। फॉर एग्जांपल कैमरा में सेल लगाया, पेंसिल सेल, कैमरा का फ्लैश चमका, कुछ फ्लैश चमकाने के बाद ये सेल कैमरा के फ्लैश को चलाने के लायक नहीं रहता, खत्म हो गया। और अभी भी इसमें जान, इसको अगर तुम घड़ी में लगाते हो तो घड़ी चल जाती है इससे। तुमने घड़ी में लगा दिया उसको, घड़ी चल गई, घड़ी भी पूरी चला दी उसने, अब वो घड़ी भी नहीं चला पा रहा कुछ टाइम बाद। तुमने घड़ी से भी निकाला उसको, पहुंच के देखा अभी तो बिल्कुल नया चमचमाता हुआ, नया दिख रहा है। अभी इच्छा नहीं हो रही फेंकने की, नए सेल को, नए दिखने वाले को कैसे फेंकें। कोई बात नहीं, अभी रख सकते हो। ऐसे 4 सेल इकट्ठे करो, 4 सेल इकट्ठे करके कैसे जोड़ दो, पैरेलल में जोड़ दो। पैरेलल में जोड़ने के बाद आप वापस घड़ी में लगाओगे तो घड़ी फिर चल पड़ेगी। यानी अभी इसमें से और निचोड़ सकते हैं, आम के आम और गुठलियों के नाम। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन की इंपॉर्टेंस पुराने सेल के लिए और ये नए सेल। अब इन दोनों के बीच की बात करते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग। थर्ड, मिक्स ग्रुपिंग।
इसमें लिखोगे let small n identical cells, let small n for nest, identical cells are connected in series, and such m series are connected in parallel. Such m for monkey, m series are connected in parallel to supply current to an external resistance capital R, to an external resistance capital R, as shown के बाद डैश लगा दोगे। तुम्हें एक नेटवर्क ड्रॉ करना है जिसके लिए काफी पेशेंस की जरूरत है। एक लाइन में n सेल बनाओ, अगली लाइन बनाओ, उसमें फिर से n सेल बनाओ। ऐसी कितनी लाइन बनानी है? ऐसी m लाइन बनानी है। पहले हमारे घरों में ऐसी कई एक्सरसाइज होती थी, टाइम काफी था सबके पास, जो पेशेंस डेवलप करती थी। बनाते रहो, बातों में बताओ, बातें सुनते रहो, ये बनाते रहो, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हें चिप्स सुखाने के लिए देती थी, तो एक एक चिप्स अलग अलग करके सुखाना होता था। कई बार तुम पूछते थे एक साथ ही सुखाते, बंच का बंच सूख जाएगा तो वाला हो ही जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं था। फिर एक एक चिप्स को उतारना भी पड़ता था वापस, टाइम लगता था, पेशेंस डेवलप होता था। ऊन आती थी लिच्चियों में, पहले उसका गोला बनाना होता था, उसमें तुम मदद करते थे, फिर स्वेटर बुने जाते थे, टाइम लगता था उसमें। गेहूं बीनना घर पे होता था, अभी तो तैयार आटा खरीद लाते। गेहूं बीनते थे तो उसमें पेशेंस, टाइम लगता था, सबके पास काफी टाइम। लाइन में लगकर बिल जमा कराना, पेशेंस चाहिए। धीरे धीरे ये एक्टिविटीज कम होती गई, सब कुछ तैयार हमको मिलने लगा, और हमारे अंदर से पेशेंस भी कम होता गया। तो जो प्रेजेंट जनरेशन है तुम्हारी, इसमें देखा जाता है, देखने में आता है कि पेशेंस की बहुत कमी है। एक्सेप्शंस आर देयर, हो सकता है तुम्हारे अंदर बहुत पेशेंस हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं या किसी को गुस्सा आता है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है ना। अभी जो ये जनरेशन है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो कारण सीधा सीधा क्या है? पेशेंस कम हो गया है सब लोगों में, उसे कई बार हमें नुकसान होता है। तो ये जो एक्सरसाइज तुम कर रहे हो अभी, ये वन ऑफ द पेशेंस डेवलपिंग एक्सरसाइजेस। जब तुम कंपटीशन की तैयारी करते हो तो तुम बोलना शुरू कर देते हो, इतना कौन लिखे। तो सब्जेक्टिव पैटर्न इज आल्सो पेशेंस डेवलपिंग एक्सरसाइज। माना कि इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, किसी एक सेल में अगर तुम ई और आर लिख देते हो, सीबीएसई ने छूट दे दी तुमको, हर एक पर ई और आर मार्क करना जरूरी नहीं, किसी एक पर लिख दोगे ओके है, पूरी लाइन में भी लिखना जरूरी नहीं। एन सेल्स एम सीरीज, अंडरस्टूड है? सारे सेल आइडेंटिकल है, तो नेटवर्क तो बन गया। अब हमें पता करना है ये करंट किस सिचुएशन में मैक्सिमम होगी। मैथमेटिक्स पे आ जाओ, बना लिया सभी ने? I इक्वल टू एक ब्रांच का ईएमएफ एन ई, पैरेलल में ऐसी एम ब्रांचेस, पैरेलल से कोई फर्क पड़ता है क्या ईएमएफ पर? या देखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेट ईएमएफ, टोटल ईएमएफ एन, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, एक ब्रांच का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, और ऐसी एम ब्रांचेस पैरेलल में तो डिवाइड हो जाएगा।
NR बाय M, ये करंट हो गई। रीअरेंज करके अगर मैं इसको लिखता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, M एलसीएम लेने के बाद वो ऊपर चले जाएगा, MNE अपॉन MR प्लस M। अगर मैं चाहता हूं कि ये करंट मैक्सिमम हो जाए ज्यादा से ज्यादा, तो नेचुरली डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। तो मैं लिख सकता हूं फॉर I इक्वल टू I सबस्क्रिप्ट मैक्स MR plus NR should be minimum। अब यहां पर आप मैथमेटिक्स की मदद लेते हैं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स। मैं जो फिजिक्स पढ़ाता हूं उसमें मैथमेटिक्स नहीं के बराबर होती है। मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखता हूं, रूट MR माइनस रूट NR इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ MN RR लिख सकता हूं, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो वही आ जाएगा। ये भी क्या होना चाहिए, मिनिमम। अगर ये मिनिमम हो तो करंट मैक्सिमम। अब यहाँ पे हम लॉजिक लगा देते हैं, हम जानते हैं इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो होगा सो होगा। हम कंट्रोल किसको कर सकते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसको हम 0 के बराबर। इसके मिनिमम होने के लिए जरूरी है कि ये कितना हो जाए, 0। दैट इज रूट MR माइनस रूट NR स्क्वायर शुड बी 0। अब तुम नाश्ता कर लो, यहाँ पे स्टेप्स खा जाओ, बीच के स्टेप्स उनके कोई मार्क्स नहीं, तो कैपिटल R इक्वल टू दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो अगर तुम ध्यान से इसको देखते हो तो दिखाई दे रहा है ये एक्सटर्नल है और ये टोटल इंटरनल। अगर किसी सिचुएशन में एक्सटर्नल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो गया तो हम प्रेफर करेंगे मिक्स ग्रुपिंग, करंट विल बी मैक्सिमम। और जब करंट मैक्सिमम होती है तो पावर ट्रांसफर भी हो जाती है मैक्सिमम। यहां पर ऐसे मैं जिक्र कर रहा हूं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, एक थ्योरम होती है, जैसे तुमने रेसिप्रोकल थ्योरम पढ़ी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, ऐसे ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती है और उसमें यही कंडीशन होती है कि सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बराबर हो जाए तो पावर का ट्रांसफर होता है मैक्सिमम। कहां से, सोर्स से अप्लायंस को। दिस इज अप्लायंस, दिस इज सोर्स। इसको अगर तुम लिंक करो तो रेजोनेंस में एनर्जी का ट्रांसफर का मैक्सिमम होता है जब फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। तो वहां फ्रीक्वेंसी सेम होती है, यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर हो जाए। तो अगर ऐसा हो गया तो वो मैक्सिमम करंट कितनी होगी वो पता करते हैं। आल्सो I max, अब मैं क्या करता हूं, कैपिटल R की जगह लिख देता हूं NR by M। M ऊपर जाता है, NN कट जाता है, बाकी बचता है ME अपॉन 2R। और अगर मैं NR by M की जगह लिख देता हूं कैपिटल R तो बचता है NE अपॉन ट्वाइस ऑफ कैपिटल। दोनों से सेम रिजल्ट मिलता है, चाहे तुम ये फॉर्मेट यूज करो चाहे। तो जितने कॉम्बिनेशन तुमने पढ़े हैं, 3 सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड, अब तुम कंक्लूड कर सकते हो कब कौन सा कॉम्बिनेशन यूजफुल होगा। कंक्लूजन, क्लियरली we prefer series combination when internal resistance is negligible, compared to external resistance. Internal resistance is negligible compared to external resistance, ब्रैकेट में न्यू सेल्स, इन ब्रैकेट न्यू सेल्स।
फुल स्टॉप। ये पहली लाइन होगी, नंबर 1 डाल दो इसको। नंबर 2, वी प्रेफर पैरेलल कॉम्बिनेशन when internal resistance is much more greater, when internal resistance is much more greater than external resistance। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ओल्ड सेल्स। थर्ड, वी प्रेफर मिक्स्ड ग्रुपिंग। We prefer mixed grouping, if total internal resistance becomes equal to external resistance. If total internal resistance becomes equal to external resistance। एक रिदम आ गई इसमें पूरे। जो बात नहीं समझ में आई वो पूछो, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन पार्ट पे जाऊंगा, तो जो तुमने सीखा उसकी एप्लीकेशन वहां पे आएगी। तो कोई बात जो समझ में नहीं आई है इसमें वो पूछो, कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछो। अब तुम्हें जजमेंट लेना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक सिचुएशन दूंगा कि ये सिचुएशन है, इतने सेल है, ये ईएमएफ है, ये नाउ सजेस्ट ए कॉम्बिनेशन। उनको कैसे जोड़े जिससे कि हमें बेस्ट आउटपुट मिल सके, करेक्ट मैक्सिमम मिल सके। तो कुछ पूछना है इसमें या ये क्लियर है? जिस भी बच्चों को क्लियर नहीं, हाथ ऊपर करो, पूछो। बहुत छोटी सी बात होती है, क्लियर और क्लियर होने में 2 सेकंड का भी अंतर आ सकता है। मान लो तुम्हें कोई बात समझ में नहीं, मैंने एक शब्द बोला, वो बात तुम्हें समझ में आ गई, क्लियर हो गई, कोई टाइम नहीं लगना है। पूछना है किसी को? नहीं पूछना, ओके। बोर्ड में 3 बार आ चुका है क्वेश्चन जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, राइट डाउन ये क्वेश्चन। हाउ शुड वी कनेक्ट 36 identical cells, each of EMF 2 volt, and internal resistance 0.5 ohm। जो होशियार बच्चे वो क्या करते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिखते, लिखते स्मॉल r इक्वल टू 0.5, E इक्वल टू 2 वोल्ट। तो तुमको ये होशियारी सीखनी है। जो ऐसे नहीं लिख रहे, पता कैसे चल रहा है मुझे? जो ऐसे नहीं लिख रहे वो क्या करते हैं, जैसे मैं स्पीड पकड़ता हूँ वो पास वाले की कॉपी में देखने लगते हैं, इधर देखते क्या लिखा। तो सीखो, होशियार बनो। तो सप्लाईज each of EMF 2 volt and internal resistance 0.5 ohm supplies maximum current to external resistance of 2 ohm। देखो मतलब सेंटेंस मीनिंगफुल बना के नहीं बना। हाउ शुड वी कनेक्ट 36 identical cells, each of EMF 2 volt and R equal to 0.5 ohm, so that बीच में लगा दो, so that it supplies maximum current to external resistance 2 ohm, full stop। Also find the maximum current। वो maximum current कितनी होगी वो बता दो। Also find the maximum current। लगाओ दिमाग लगाओ।
कैसे लगाना है दिमाग लगाने का तरीका सीखो। सबसे पहले सीरीज देखो। सीरीज के लिए कंडीशन क्या होती है? इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लिजिबल। इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, ठीक है। और जब मैं सीरीज में जोड़ूंगा तो 0.5 मिलाकर 36 सेल्स कितना हो गया? 18 ओम। क्या 18 ओम 2 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है? मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे काम का नहीं। पैरेलल पे आओ, अगर मैंने 36 सेल पैरेलल में जोड़ता हूं तो इक्विवेलेंट हो गया 0.5/36। क्या ये मच मोर ग्रेटर है 2 ओम से? मतलब पैरेलल हमारे काम का ये तरीका है एनालिसिस का। सो वी विल गो फॉर मिक्स ग्रुपिंग, क्योंकि यहां पॉसिबिलिटी है, संभावना कि एक्सटर्नल इंटरनल टोटल इंटरनल के बराबर हो। हाँ बोलो। IMAX is नहीं 6 ampere it is only. Okay, now you have to suggest the combination. कितने सेल सीरीज में और ऐसी कितनी सीरीज हम पैरेलल में जोड़ें? तुम्हारे पास दो अननोन है। Let n cells are connected in series and such m series are connected in parallel. तो n और m का प्रोडक्ट कितना होगा? हिंट दे दिया मैंने, सॉल्व करो। सही देखो बोर्ड में समझ में आ रहा है क्या? Nm equal to 36, this is equation number 1. हम चाहते हैं करंट मैक्सिमम हो तो उसकी कंडीशन ये है, ये कंडीशन इंप्लीमेंट कर दी, कैपिटल R should be equal to Nr by M. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए मिक्स ग्रुपिंग से मैक्सिमम करंट ड्रॉ करनी है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2, N by M हमें नहीं पता, R पता है, स्मॉल r is 0.5 is nothing but half, तो 1/2 आया, वो 2 इधर जाएगा तो N की वैल्यू आई 4M, N की वैल्यू 4M उठा के इसमें रख दी तुमने, तो ये मिला तुम्हें 4M स्क्वायर इक्वल टू 36, यहाँ से तुमने M निकाल लिया 3, M अगर 3 है तो N कितना होगा 4M, 4 3 जा 12, तो अगर तुम 12 सेल सीरीज में लगा दो और ऐसी 3 सीरीज पैरेलल में लगा दो 36 सेल को अरेंज करने के लिए तो काम हो गया। दिस इज द कॉम्बिनेशन। अगर ये कॉम्बिनेशन तुम बनाते हो तो मैक्सिमम करंट कितनी रहेगी, तुम्हारी मर्जी, तुम ये फॉर्मूला यूज करो या ये यूज करो, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। मैंने ये यूज किया, m की वैल्यू डाली 3, e की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2, स्मॉल r की वैल्यू 0.5, 2 into 0.5 is 1 और ऊपर आ रहा 2 3 जा 6। जो बात नहीं समझ में आई पूछो।
जब भी क्वेश्चन आएगा तो जवाब में लिख के आना लास्ट में, वी शुड कनेक्ट 12 सेल्स इन सीरीज एंड सच 3 सीरीज इन पैरेलल। पूछना है किसी को कुछ? आ गया? पैरेलल में अगर तुम जोड़ते हो तो पैरेलल की कंडीशन है कि इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी मच मोर ग्रेटर कंपेयर टू एक्सटर्नल। अगर मैंने 36 सेल पैरेलल में जोड़े 0.5 वाले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस? 0.5/36 एंड इट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू 2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। पैरेलल कॉम्बिनेशन से तब फायदा होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो। जो कुछ तुमने सीखा उसको हम यूज करेंगे सिंपल सर्किट सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल है सॉल्विंग सिंपल सर्किट्स। क्या क्या सीखा समराइज कर देता हूं मैं। तुमने सीखा V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ में। फिर उससे आगे तुमने सीखा कि हम दो इक्वेशन यूज करते हैं। जब सेल चार्ज हो रहा होता है तो हम यूज करते हैं E इक्वल टू E नहीं V इक्वल टू E प्लस IR। और सब जब सेल करंट दे रहा होता है डिस्चार्ज हो रहा होता है तो E इक्वल टू V प्लस IR। ये दो इक्वेशन V इक्वल टू IR के साथ। उसके बाद तुमने सीखा सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन डिफरेंट सेल्स का, तो कब कैसे कंबाइन करते हैं। बस इस नॉलेज को हम यूज करेंगे सिंपल सर्किट सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्विंग सिंपल सर्किट में तुम एक लाइन लिख सकते हो, फाइंड द रीडिंग्स ऑफ वोल्टमीटर एंड अमीटर। वोल्टमीटर कैसे लिखेंगे? V सर्कल, अमीटर लिखेंगे A सर्कल। फाइंड द रीडिंग्स ऑफ V एंड A सर्कल, ये वोल्टमीटर और अमीटर इन दी फॉलोइंग डैश। तुम्हें वोल्टमीटर और अमीटर की रीडिंग्स निकालनी है। मैं कुछ सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं, उसमें वोल्टमीटर लगा हुआ है, अमीटर लगा हुआ है, वो क्या रीडिंग दिखाएगा। हम इसमें ये भी यूज करेंगे जो तुमने रेसिप्रोकल थ्योरम सीखी थी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। ये करंट वेरियस ब्रांचेस में इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाता है। इस फैक्ट को भी यूज करेंगे। तो कुल मिलाकर 3 सर्किट में बना रहा हूं। तुम्हें अटेम्प्ट करने तीनों क्वेश्चन जैसे जैसे तुमसे होते जाए, पहला हो जाए तो दूसरा, दूसरा हो जाए तो तीसरा, वो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। और जिसको नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो हाथ ऊपर कर देना, मैं उसकी जगह पर आ जाऊंगा, वहीं पर समझा दूंगा। पहला सर्किट, ये एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट का है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। एक और सेल है, इसके अपोजिशन में लगा हुआ, उल्टा लगा हुआ है, ये 4 वोल्ट का है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। यहां से करंट भेज रहे हैं, ये 1.5 ओम का रेजिस्टेंस है। आगे सर्किट 2 ब्रांच में डिवाइड हुआ, देयर आर 2 ब्रांचेस, और फिर यहां पर हमने अमीटर लगा रखा है। इसकी जो रीडिंग है उसको A1 से दिखाएंगे। एक अमीटर यहां लगा रखा है, इसकी रीडिंग A2। ये 3-3 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं। एक वोल्ट मीटर हमने यहां लगाया, एक वोल्ट मीटर यहां लगाया। दिस इज सिचुएशन। ये V1 है, ये V1। तो तुम्हें क्या बताना है इसमें? पता करना है तुमको A1, A2, V1, V2।
दूसरा सभी तो 3 सवाल है। जिसको पहला वाला नहीं आ रहा है समझ में, हाथ ऊपर कर दो अपनी जगह, मैं आता हूँ एक्सप्लेन कर। आ रहा है पढ़ते चलो, पहला हो जाए, दूसरा करो, दूसरा हो जाए, तीसरा करो। और कोई इसको नहीं आ रहा है, हाथ ऊपर करो।
जितना किया अच्छा है, प्रैक्टिस का मौका तुमको मिला। ऐसे प्रैक्टिस थोड़ी करते रहोगे तो ये इनसे फैमिलियरिटी आएगी, फैमिलियरिटी आएगी तो धीरे धीरे ये सर्किट आसान होगा। शुरू में मुश्किल है, जैसे जब तुम साइकिल चलाना नहीं जानते थे तो साइकिल चलाना एक बहुत बड़ी बात होती है। कई लोग तो साइकिल चलाते बोलते सीधे कार चलाते हैं, चार पहिए पे बैलेंस है। जिसको कार चलाना आता है वो साइकिल चला पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो बैलेंसिंग का एक सेंस होता है। मैं आज भी ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो साइकिल नहीं चला सकते, कार चला सकते। कल आप साइकिल से क्यों आए थे सर? तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये जो सर्किट है इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सेल एक दूसरे के अपोजिशन में, अपोजिशन में मतलब अगर मैं यहाँ पे इस करंट को मान लेता हूँ I, तो I कैलकुलेट करने के लिए मुझे कैलकुलेट करना है नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ कितना हो गया 10-4 टोटल रेजिस्टेंस। ये 3 तो यहाँ पर है, ये 3 और 3 पैरेलल में 1.5 के साथ 1.5 एंड सीरीज में 3, तो ये हो गया 3 + 3, छोटा r प्लस बड़ा r, तो ये आ गया 1 एम्पीयर। तो मैं कह सकता हूं जो अमीटर A1 की रीडिंग है, क्योंकि यही करंट इसमें जाएगी, तो A1 की रीडिंग है 1 एम्पीयर।
फिर मैं V1 की बात कर सकता हूं। अगर इसमें 1 एम्पीयर फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस है 1.5, तो मैंने फॉर्मूला लगाया V इक्वल टू IR, तो 1 into 1.5 इज 1.5 वोल्ट। फिर जब ये 1 एम्पीयर करंट इस जंक्शन पर पहुंची, जंक्शन P, दो रास्ते करंट को डिवाइड होने के लिए, और दोनों रास्ते बराबर रेजिस्टेंस के, अमीटर वोल्टमीटर तो आइडियल है, वोल्टमीटर का इनफाइनाइट, अमीटर का जीरो है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अमीटर वोल्टमीटर लगे हुए से, तो करंट डिवाइड होगी इक्वली, जितनी इस ब्रांच में उतनी इस ब्रांच में। तो इसमें गई 0.5, इसमें भी गई 0.5, तो A2 की रीडिंग मिल गई मुझे, A2 इज 0.5 एम्पीयर। अब इस वोल्टमीटर की रीडिंग चाहिए, 0.5 इसमें जा रही है, रेजिस्टेंस 3 ओम है, 3 into 0.5 1.5 वोल्ट, 3 into 0.5 हाफ ऑफ 3। ऐसे भी कर सकते हैं, और हम जानते हैं पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तुम चाहो तो इन दोनों को हटाकर इनका इक्विवेलेंट लगा दो 1.5 में करंट जा रही है 1, तो ड्रॉप कितना हो 1.5 into 1, सेम आएगा। कोई डाउट? क्लियर है? इस पर आओ। एक तो तुम्हें ये पहचानना है कि ये दोनों पैरेलल में एंड टू एंड कनेक्शन, इस अमीटर से कुछ नहीं हो रहा, इसका रेजिस्टेंस 0, सेल सपोर्ट में है, नेट ईएमएफ अगर मैं करंट निकालना चाहता हूं I, तो 10 plus 6 जुड़ गया। टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं 1 plus 2 3, तो ये है, फिर 2 5 हो गया, 5 के बाद 2 और 4 का पैरेलल इक्विवेलेंट 2 into 4 upon 2 plus 4 यानी 8/6 यानी 4/3। तो करंट निकालने के लिए मुझे टोटल रेजिस्टेंस में 5 में जोड़ना पड़ेगा 4/3, तो ये आता है मेरे पास 16 अपॉन, ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, नीचे आ जाएगा 15 plus 4 19 48 अपॉन 19 एम्पीयर। ये किसकी रीडिंग हो गई? इक्वल टू A1। अब जब ये 2 ओम में फ्लो होगी तो वोल्टमीटर की रीडिंग आ गई हमारे पास 48/19 IR into 2, 96/19 वोल्ट। कोई डाउट यहां तक? अब तुम जानते हो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज ये I1 है और ये हो गई I2, रेसिप्रोकल थ्योरम, रेशियो आ रहा रेजिस्टेंस का 1:2, ये बड़ा रेजिस्टेंस में कम जाएगी 1 पार्ट, इसमें जाएगी 2 पार्ट, तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं I2 को, I2 मुझे डायरेक्टली मिलेगी, I2 इज 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट, क्योंकि टोटल 3 पार्ट होंगे, रेशियो प्रोपोर्शनल, और कितनी करंट है 48/19। सिक्सटीन बाय 19 एम्पियर। तो रीडिंग जो A2 की है वो कितनी हो गई 16/19 एम्पियर। बताओ जो बात समझ में नहीं आई पूछो। अभी क्लियर है? इसको देखो, चले इस पे पूछना है पूछ लो। हाँ बोलो, पूछो क्या समझ में नहीं आया। आगे ठीक है, यहां पर सोच के बताओ, अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, ठीक है, अब तुमको क्या दिखाई दे रहा है? 2 सेल कैसे जुड़े हैं? जिसको हटाया उसको यहां लगा दो, विल इट मेक एनी डिफरेंस? एक ही बात है, वही 2 टर्मिनल है। तो इस सिचुएशन क्या होगी? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो फॉर्मूला तुम्हें लिखवाया था डायरेक्ट, जो तुम्हें डिराइव करना था, E इक्विवेलेंट अगर मैं निकालता हूं तो E1 R2 10 into 1 plus E2 R1 6 into 2 upon R1 plus R2, so we get 22 upon 3 more। R इक्विवेलेंट निकालते हैं, R1 R2 2 into 1 upon 2 plus 1 2/3 ओम। रिड्यूस नेटवर्क अगर मैं बनाता हूं तो ये सर्किट रह गया, ये छोटा था, इन दोनों सेल को हटाया, इसकी जगह मैंने एक ही सेल लगाया जिसका ईएमएफ है
22/3 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2/3 ओम और ये करंट भेज रहा है 10 ओम में। आप तो कर सकते हो। तो I कितना हो गया? I हुआ 22/3 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2/3 3 एलसीएम खत्म 22 32। ठीक है, अब तुम्हें तो वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है, तो करंट तुम्हें पता चल चुकी है, तो हो गया 22/32 इंटू 10। 2 से कैंसिलेशन हुआ 11 16 5 8, so you will get 55/8। वेरीफाई करो ये आंसर। अब जो जिसको समझ में नहीं आया पूछो। यहाँ पे ये A2 की रीडिंग, जब करंट यहाँ पहुंची, करंट थी इतनी, अब करंट डिवाइड होगी, दो रास्ते हैं उसके पास, तो रेसिप्रोकल थ्योरम सिखाई थी जब तुम क्लास में थी। इसका रेशियो 1:2, तो रेसिप्रोकल रेशियो हो गया 2:1। इसमें जाएगी 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट ऑफ 48/90, so it is 16/90। और कोई डाउट? जब तक सर्किट में ब्रांचेस कम होती हैं, सेल्स कम होते हैं, तब तक हम कहते हैं सिंपल। जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे, कोई उल्टा लगा है, कोई सीधा लगा है, तो अब ये सर्किट कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड। अब अगर सॉल्व करना है इसको, तो हमारे पास कुछ थ्योरम्स होती है, नेटवर्क थ्योरम्स, थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नॉर्टन्स थ्योरम, नोडल एनालिसिस। ये सब बोर्ड में नहीं है, ये सब कब आएंगे? इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में। हाँ, इनको यूज करना तुम्हें सिखा दिया जाता है, स्टार डेल्टा मेथड, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, एडवांस की क्लास में सिखा देंगे तुमको, क्योंकि वहां पर तो तुम्हें डॉट लगाना है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, अभी तक सब्जेक्टिव होना है वैसे तो, पर अभी तक कोई घोषणा हुई नहीं, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। तो जब तक ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तब तक ठीक है, तुम ट्रिक्स लगा सकते हो, कोई सी भी आंसर निकालना है बस खाली, तो ट्रिक तुम्हें उन क्लासेस में सिखाएंगे, पर बोर्ड में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास अवेलेबल है किरचॉफ्स लॉज। अगर तुम्हें नेटवर्क को सॉल्व करना है तो केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ। जैसे मैथमेटिक्स में एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते, तो वैसे ही फिजिक्स में तो नोडल एनालिसिस जो तुम्हें सिखाया जाएगा उसको नहीं लगा सकते डायरेक्टली। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉज। इवन क्वेश्चन में मेंशन होके आता है यूजिंग किरचॉफ्स लॉज। तो नेक्स्ट टर्न पे मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं किरचॉफ्स लॉज। थैंक यू।